नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 1 जून और 1 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि 2026 तक जापान में बड़ी कंपनियों के लिए कार्बन ट्रेडिंग अनिवार्य होगी। सेकेंड है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। थर्ड है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 देहरादून उत्तराखंड में आयोजित। फोर्थ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मृति सिक्का जारी किया। फिफ्थ है कि हेनली एंड पार्टनर्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार मुंबई भारत का सबसे अमीर शहर। सिक्स्थ है कि WMO रिपोर्ट अगले 5 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ने की संभावना। सेवेंथ है कि सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एट्थ है कि नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आतंकवाद विरोधी और क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित। नाइन्थ है कि दीव बना देश का पहला जिला जिसने अपनी पूरी ऊर्जा आवश्यकता सौर ऊर्जा से पूरी की। टेंथ है कि इसरो NBS-01 सैटेलाइट लॉन्च किया 30 मई 2025 को। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विथ अ सिंगल ब्रेव स्टेप, टेक इट एंड द पाथ विल राइज टू मीट यू। यानी हर बड़ी यात्रा एक छोटी लेकिन साहसी कदम से शुरू होती है। बस कदम बढ़ाओ, रास्ता खुद बनता जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग 31 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे तो उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस। कामिरीता शेरापोवा किस देश से है जिन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल से इनका संबंध है। हाल ही में महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री में कितने मीटर थ्रो कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 61.17 मीटर। हाल ही में ट्रंप परिवार ने किस देश के साथ एक संदिग्ध क्रिप्टो डील की है? तो पाकिस्तान के साथ। नागशंकर मंदिर कहां स्थित है जिसे मई 2025 में कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर का सम्मान मिला है? तो विश्वनाथ, असम में। द वुमेन हू एम्स द मेंबर्स ऑफ मेडिकल पायनियर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर स्नेह भार्गवा। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कितनी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है? तो 14 फसलों पर। मई 2025 में कर्नाटक सरकार द्वारा वन विभाग और वन्य संरक्षण कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल कुंबले को। हाल ही में भारत का चौथा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो ड्रूल्स। निम्नलिखित में से भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कहां विकसित की गई है? तो कश्मीर में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश हाल ही में 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में शामिल करेगा? यानी विच कंट्री विल रिसेंटली इन्वॉल्व बिग कंपनीज इन कार्बन ट्रेडिंग बाय 2026? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि जापान जो है 2026 तक बड़ी कंपनियों को कार्बन ट्रेडिंग में शामिल करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि जापान की संसद ने एक कानून पारित किया है जिसके तहत 2026 से बड़ी कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन ट्रेडिंग सिस्टम में भाग लेना अनिवार्य होगा। यह कानून उन कंपनियों पर लागू होगा जो सालाना 1 लाख टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है, जैसे बिजली उत्पादन, स्टील, केमिकल, सीमेंट और पेपर उद्योग। ये कंपनियां जापान के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 60% अपना हिस्सा रखता है। इसमें नए सिस्टम के तहत कंपनियों को वार्षिक अधिकतम उत्सर्जन सीमा दी जाएगी। यदि वे इस सीमा से अधिक उत्सर्जन करती है तो उन्हें बाजार से कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे। फ्रेंड्स, जापान ने किया है तो देख लेते हैं जापान को मैप में। तो जापान जो है आपका एशिया का एक कंट्री है जिसका कैपिटल टोक्यो में है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो शिगेरू इशिबा है। करेंसी की बात करें तो जापानीज येन है। जापान जो है इसके 3 आइलैंड्स है। 3 आइलैंड्स में है। पहला जो हुकाइडो जो कि आपको उत्तरी जापान का है, ये आपका सेंट्रल होन्शु
या सुकुको है, और जो आपका नॉर्दर्न वाला है वो क्योसू आपके मैप है। यहीं पर एक और आइलैंड है जो कि रुकुयू आइलैंड्स आपका इसका लोकेशन यहां पर है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल किस राज्य में उद्घाटित किया? यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड अ न्यू टर्मिनल्स एट द जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर झारखंड और ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल को उद्घाटित किया है। देख लेते हैं इससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया जो पटना बिहार की राजधानी में स्थित है। नए टर्मिनल लगभग 1200 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसमें 54 चेक इन काउंटर है, 5 एरो ब्रिज है, मल्टी लेवल पार्किंग जैसी आधुनिक सुविधा इसमें उपलब्ध है। यह टर्मिनल सालाना 1 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है। बिहार जो है पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया है। उद्घाटन समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी उपस्थित रहे। फ्रेंड्स बिहार में हुआ तो देख लेते हैं बिहार को मैप में। तो बिहार जो है आपका उत्तर भारत का एक स्टेट है जिसका कैपिटल आपका पटना में है। सीएम की बात करें तो नीतीश कुमार, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया गया था? यानी वेयर वाज द राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन देहरादून स्थित CSIR IIP में किया गया है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम्स में किया गया। यह कार्यक्रम 29 मई 2025 को आयोजित हुआ था जिसका उद्देश्य था कि भारत में बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस महोत्सव में विशेषज्ञ व्याख्यान, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के साथ संवाद सत्र, बौद्धिक संवाद पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां शामिल थी। यह महोत्सव आजादी का अमृत महोत्सव पहल का हिस्सा है और देश में नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य की राजस्व की 50वीं वर्षगांठ पर स्मारक सिक्का जारी किया? Prime Minister Modi has released a commemorative coins on completions of 50 years of statehood of which state? Option A Sikkim, option B Bihar, option C Assam और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि सिक्किम का जो 50वीं वर्षगांठ था इसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके स्मारक सिक्के जारी किए हुए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम राज्य का स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर 50 रुपया के स्मृति सिक्का जारी किया है। यह कार्यक्रम 29 मई 2050 को गंगटोक यानी सिक्किम में सिक्किम @50 समारोह के तहत वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ था। इस अवसर पर स्मृति डाक टिकट और स्मृति चिन्ह भी जारी किए गए। सिक्किम 16 मई 1975 को भारत का राज्य बना था और राज्य सरकार इस स्वर्ण जयंती अवसर को वर्ष भर मना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे संपन्न शहर कौन सा है? यानी विच इज द वेल्थिएस्ट सिटीज इन इंडिया एज पर रिपोर्ट बाय वेल्थिएस्ट इंटेलिजेंस फर्म्स हेनली एंड पार्टनर्स? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मुंबई जो है वेल्थ इंटेलिजेंस फर्म हेनली एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे संपन्न शहर है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हेनली एंड पार्टनर्स की 2025 वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट के अनुसार मुंबई भारत का सबसे अमीर शहर है जिसमें 51,000 से अधिक मिलीनियर्स है और 25 अरबपति रहते हैं। वैश्विक स्तर पर मुंबई 27वें स्थान पर है और पिछले 10 वर्षों से यह मिलीनियर की जो संख्या है
69% वृद्धि हुई है। दिल्ली भारत का दूसरा सबसे अमीर शहर है, इसके बाद बेंगलुरु आता है, लेकिन शीर्ष स्थान पर मुंबई है। यह रैंकिंग मुंबई की भारत की वित्तीय और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में स्थिति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की 2025 से 29 रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 5 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान कितने डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यानी एज पर द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 2025-29 रिपोर्ट द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इज लाइकली टू राइज बाय हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 5 ईयर। ऑप्शन ए 1.2, ऑप्शन बी 1.3, ऑप्शन सी 1.5 और ऑप्शन डी 2.0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 2025-29 रिपोर्ट के अनुसार आने वाले 5 वर्षों में औसत तापमान में वृद्धि होगी। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की 2025 से 29 रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान के 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बढ़ने की 70% संभावना है। साथ ही इस अवधि में कम से कम 1 वर्ष के लिए तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सीमा की अस्थायी रूप से पार कर जाने की 86% संभावना है। इस तापमान वृद्धि से हीट वेव, सूखा, अत्यधिक वर्षा और अन्य जलवायु संबंधी जोखिम में वृद्धि होगी। पेरिस समझौता दीर्घकालिक औसत तापमान को 1.5 डिग्री से नीचे रखने का लक्ष्य रखता है, लेकिन WMO की चेतावनी दी है कि अस्थायी रूप से सीमा का उल्लंघन अब अधिक सामान्य हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा हाल ही में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है। यानी हु हैज बीन रिसेंटली awarded the global Indians of the year awards by the Canada Indian Foundations। ऑप्शन ए प्रिंसेस, ऑप्शन बी सदगुरु वासुदेव, ऑप्शन सी बानू मुस्ताक और ऑप्शन डी भुवन रिभु। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा हाल ही में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को हाल ही में कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियंस ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें मानव चेतना, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है, विशेष रूप से कावेरी कालिंग जैसी पहलों के लिए। पुरस्कार के साथ सदगुरु को 50,000 कनाडाई डॉलर धनराशि भी दी गई, जिसे उन्होंने पर्यावरण परियोजनाओं पर समर्पित किया। कनाडा इंडियन फाउंडेशन यह सम्मान उन भारतीय मूल के व्यक्तियों को देती है जिन्होंने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट किस के बीच आयोजित किया गया है। यानी व्हाट इज द रिसेंटली डिस्कस्ड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक्स एलिफेंट रिलेटेड टू। ऑप्शन ए इंडिया मंगोलिया, ऑप्शन बी जापान साउथ कोरिया, ऑप्शन सी इंडिया मलेशिया और ऑप्शन डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में चर्चित सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट को आयोजित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नोमैडिक एलिफेंट भारत की मंगोलिया की सेना के बीच हर वर्ष आयोजित होने वाले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इस बार का ये 17वां संस्करण है जो कि 31 मई से 13 जून 2025 तक उलन बतार मंगोलिया में आयोजित हो रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच संयुक्त टास्क फोर्स संचालित के लिए इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना है, विशेष करके संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध शहरी और पर्वतीय क्षेत्र में। इसमें आतंकवाद विरोधी, काउंटर इंजर्जेंसी, सहन शक्ति प्रशिक्षण, रिफ्लेक्सिबल शूटिंग, रूम इंटरवेंशन, स्मॉल टीम टैक्टिक्स, रॉक क्राफ्ट और साइबर युद्ध जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा सहयोग, आपसी विश्वास और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला ऐसा जिला कौन सा है जिसने अपनी ऊर्जा की मांग को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरा किया है। यानी which has become the first districts of the country to meet its energy demand through solar energy। ऑप्शन ए दीव, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी मेहसाणा और ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की दून जो है देश का पहला जिला है जिसने अपनी सारी ऊर्जा की मांग को पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर कर दिया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि दीव भारत का पहला जिला बन गया है जिसने अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता सौर ऊर्जा से पूरी की है, जिसका कुल क्षमता
स्थापित क्षमता 11.88 मेगावाट यानी 9 मेगावाट ग्राउंड माउंटेन और 2.88 मेगावाट रूफटॉप है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने दीव को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में राष्ट्रीय उदाहरण बताया है। अब दीव को पूरी दिन की बिजली की मांग सौर ऊर्जा से पूरी हो रही है, जिससे यह देश के अन्य जिलों के लिए एक मॉडल बन गया। यह उपलब्धि सौर ऊर्जा अवसंरचना से बड़े निवेश और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसे कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि 30 मई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नाविक प्रणाली के सशक्त बनाने के लिए GSLV F-12 रॉकेट के माध्यम से किस नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यानी ऑन द 30 May 2025 द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली लॉन्च which navigation satellite using the GSLV F-12 rocket to enhance the navic system. Option A NVS-01, option B IRNSS-1C, option C GSAT-24 और ऑप्शन डी RISAT-2B। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि NVS-01 को जो है 30 मई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने नाविक प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए GSLV F-12 रॉकेट के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 30 मई 2025 को इसरो के GSLV F-12 रॉकेट ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। यह सैटेलाइट नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशंस प्रणाली का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत और उसके आसपास के क्षेत्र में सटीक और रियल टाइम नेविगेशन सेवाएं प्रदान करना है। लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। फ्रेंड्स इसरो है तो देख लेते हैं इसरो को कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था, जिसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। संचालन भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, जिसके प्रेजेंट में जो चेयरमैन है वो भी नारायण है। मुख्य उद्देश्य है कि भारत में अंतरिक्ष तकनीक का विकास, संचार, मौसम पूर्वानुमान, पृथ्वी अवलोकन और नेविगेशन के लिए उपग्रहों का उपयोग, चंद्रमा, मंगल, सूर्य जैसी खगोलीय पिंडों की खोज करना है। उपलब्धियों की बात करें तो चंद्रयान 3 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। मंगलयान 2013 में पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में पहुंच एशिया का पहला देश और विश्व में उपलब्धि पाने वाले एकमात्र राष्ट्र गगनयान मिशन आगामी इसका लक्ष्य है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा गगनयान। आदित्य 11 2025 सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन होगा। वैश्विक योगदान की बात करें तो कई देशों के लिए उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं कम लागत में विश्वसनीय लॉन्च करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। इसरो की विशेषताएं कम बजट में बड़ी सफलता है, जिससे बहुत सारे विदेशों के देश भी इसरो के माध्यम से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करवाते हैं। यानी विश्व में सबसे सस्ते और प्रभावी अंतरिक्ष अभियानों में से एक युवाओं में विज्ञान और तकनीकी को रुचि को प्रेरित करता है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था व्हिच हैज रिसेंटली बिकम द इंडियाज 4th यूनिकॉर्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ट्रूल्स जो है भारत का आपका चौथा यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है। आज का क्वेश्चन है कि व्हिच हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द काउंटी टू मीट इट्स एनर्जी डिमांड थ्रू द सोलर एनर्जी। ऑप्शन ए दीव, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी मेहसाना और ऑप्शन डी देहरादून। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए